अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्म कहानी साल 2024 में शुरू हुई, जहां हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जलते हुए देखते हैं। दरअसल ये वो वक़्त है जब पूरी दुनिया में जंगें जारी हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। बाद में कहानी माजी की तरफ चली जाती है, यानी 1998 में। हम एक जासूस पुलिस अफसर को देखते हैं जिसका नाम थॉमस था। वो अपने दोस्त के साथ एक ऐसी जगह जाता है जहां हादसा पेश आया था, जहां ड्राइवर की मौत हुई। जब उन्होंने इस लड़की की गर्दन को चेक किया तो वहाँ 3 सुराख थे। इसी तरह इस शहर में मज़ीद 2 अफराद की मौत हो गई। इसका मतलब है कि इनकी गर्दनों में भी सुराख थे। बाद में थॉमस अपने दोस्त के साथ लैब जाता है, जहाँ डॉक्टर इन्हें बताता है कि इनमें से 3 की मौत इसी वजह से हुई है। आप ठीक हैं और इनकी गर्दन में सुराख की वजह से मर गए हैं। लेकिन हम ये मालूम करने से कासिर हैं कि इन पर हमला किया गया है और वो कैसे मारे गए हैं। बाद में थॉमस को मालूम हुआ कि क्लब में एक और लड़की पर हमला किया जा रहा है, लेकिन वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। तो थॉमस अपने साथी के साथ चेक करने जाता है। वहाँ पहले से एक जासूस मौजूद था जो थॉमस की बीवी का भाई था। वो इस लड़की से पूछने लगता है जिस पर हमला हुआ है। लड़की काफ़ी डरी हुई थी और बेचैन थी। वो बताती है कि एक लड़की ने मुझ पर हमला किया है। इसने नीले रंग की हुडी पहन रखी थी और इसके हाथ पर खून भी था। जब वो इन्हें इस बारे में बता रही थी तो इसे अपनी गर्दन में दर्द महसूस होता है। इसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो अजियत में मर जाती है। चेक करने के बाद इन्हें इसकी गर्दन पर वही निशानात मिले। इससे वो समझते हैं कि इसे भी इस लड़की ने मारा है जिसने आज 3 लोगों को कत्ल किया है। लिहाजा वो हर इस शख्स को गिरफ्तार करते हैं जिसने नीले रंग की हुडी पहन रखी थी, और तफ्तीश करते हैं। जब थॉमस गाड़ी में अपने साथी के साथ था, नीली नीली हुड्डी वाली लड़की दौड़ रही थी। इसने अपना चेहरा ढांप लिया है और इन्हें देखकर वो भागने लगती है। थॉमस अपने साथी के साथ इसका पीछा करने के लिए भागता है। वो भागती हुई रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। थॉमस के साथी ने इसे देखा है। वो चुपके से आता है और इसे थाम लेता है, लेकिन वो खुद को आज़ाद करती है और इसे बोर्ड से मारती है, जिसके नतीजे में इसका एक पाँव टूट गया। फिर थॉमस भी वहां पहुंच जाता है और बंदूक की नोक पर इस हुड्डी लड़की को ले जाता है। यहाँ हम इसका नाम सीखते हैं, जिसका जो कि रिया है। वो थॉमस को बताती है कि आज इसकी बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला है। इसके बाद इसकी बेटी होगी, लेकिन अफसोस कि वो मर जाएगी। थॉमस इस पर यकीन नहीं करता और इसे पकड़ने के लिए इस पर हमला करता है। थॉमस ने इसके पांव पकड़ लिए, लेकिन रिया ने चालाकी से इसे अपनी ही हथकड़ी से बांध दिया। जब वो जा रही थी तो थॉमस को वो हथियार मिलता है जो वो सबको मारने के लिए इस्तेमाल करती है। इस हथियार से वो रिया की टांग पर हमला करता है। नतीजतन वो अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाती है। जैसे ही ट्रेन ने इसे टक्कर मारी, वो ट्रेन से बह गई और वो मर गई। इसे मारने के बाद थॉमस सुकून का सांस लेता है, क्योंकि इसने ये केस हल कर दिया है। जब वो बाहर आया तो इसे मालूम हुआ कि इसकी बीवी अस्पताल में दाखिल है, क्योंकि आज इसके यहाँ बच्चा होने वाला है। जैसे ही थॉमस अस्पताल के अंदर जाता है, इसे इत्तला मिलती है कि इसे एक बेटी की नेमत से नवाजा गया है। वो रिया वो रिया हुड्डी वाली लड़की ने इसे बताया था। वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि इसका मानना है कि ये सब इत्तफाकिया हो सकता है। फिर एक पुलिस अफसर आता है और थॉमस को बताता है लड़की रिया जो मर गई थी, इसकी लाश को चेक करने के बाद एक गोली मिली है। इसका मतलब है कि किसी ने इसे गोली मार दी है, लेकिन थॉमस ने तवज्जो नहीं दी। वो काफ़ी खुश था क्योंकि आज इसकी बेटी की पैदाइश हुई थी। बाद में एक डॉक्टर उदास होकर आता है और थॉमस से कहता है कि इस सब के दौरान आपकी बीवी की हालत बिगड़ जाती है। बड़े दुख के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को बचा लिया है, लेकिन हम आपकी बीवी को नहीं बचा सकते, वो मर गई थी। ये जानकर थॉमस टूट गया। वो उदास था लेकिन हैरान भी। रिया ने थॉमस को भी यही कहा था। इसका मतलब है कि वो थॉमस को इसके मुस्तकबिल के बारे में बता रही थी। ये सवाल थॉमस के जहन में घूमता रहता है कि इसे ये कैसे मालूम हुआ। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन थॉमस को इसका जवाब नहीं मिलता। थॉमस की बेटी बड़ी हो गई है और आज वो 9 साल की हो गई है। आज इसकी सालगिरह थी, क्योंकि इस दिन इसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। बेटी को लेकर बीवी की कब्र पर जाता है, जहां किसी ने पहले ही फूल रखे थे। इसके ख्याल में या तो इसके जासूस दोस्त या इसकी बीवी के भाई ने ये काम किया था। थॉमस ने इन्हें बुलाया और इन दोनों ने ये फूल नहीं रखे। वो सोचने लगता है कि ये फूल किसने रखे हैं। फिर इसे कॉल आई और इसे इत्तला मिलती है कि शहर में एक कत्ल हुआ है। इसका इर्तिकाब इसी तरह किया गया है जिस तरह 1988 में 4 अफराद को कत्ल किया गया था।
जिस जगह हादसा हुआ था थॉमस जाता है और इसकी रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें इसे एक नीले रंग की हुडी लड़की नजर आती है जो कि रिया जैसी लग रही थी। थॉमस सोचने लगता है कि वो 9 साल पहले मर गई थी। हर कोई इसे समझाता है कि शायद कातिल ने जानबूझकर नीली हुडी पहनी हो ताकि वो हमारी तवज्जो हटा सके। थॉमस को शक था थॉमस को शक था तो इसने रिया की 9 साल पुरानी का फाइल खोली। इसके सामान के साथ इसे एक चाबी मिलती है। वो इसे चेक करने के लिए अपने अफसर साथी को देता है। फिर थॉमस को पता चलता है कि हवाई अड्डे पर एक और लड़की का कत्ल कर दिया गया है। जब वो अपने साथी के साथ जाता है तो लड़की तो लड़की इसकी गर्दन में एक 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 जैसे ही सुराख थे, जिससे थॉमस को मालूम हुआ कि ये कातिल कोई भी है वो सबको इसी तरह मार रहा है। ये तरीका 9 साल कब्ल होने वाला कत्ल जैसा था। इसे ये भी मालूम हुआ कि जिसको मारा गया है इसके साथ मुसन्निफ की किताब थी, और जो कत्ल हुआ है इनके पास वही किताब थी। इस वजह से इसके जहन में कई सवालात हैं, लेकिन इससे जवाबात नहीं मिल सकते। थॉमस ने चेकिंग के लिए जो चाबी दी है वो पता चला कि ये हवाई जहाज़ की चाबी है जो कि 1 साल पहले की है। ये जानकर थॉमस मज़ीद परेशान हो जाता है। अगर ये त्यारा 1 साल पहले बना है तो ये चाबी रिया के साथ क्या कर रही थी? ये चाबी 9 साल पहले की थी। फिर एक साइंसदान थॉमस के पास आता है जो कि एक साइंसदान भी था। थॉमस से कहता है कि हर साल जब सूरज चांद होता है यानी चांद ग्रहण होता है, इसके दरमियान एक वक्त आता है जब हम माजी का सफ़र कर सकते हैं। हम सफ़र के दौरान माजी में भी जा सकते हैं। इस मकसद के लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। थॉमस और इसके साथी इसके अल्फाज को बेकार समझते हैं, इसलिए वो इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और डॉक्टर नाउमीद होकर चला जाता है। थॉमस और इसका साथी इस जगह पर आते हैं जहां त्यारा था, जिसकी चाबी इनके पास थी। वो अकेला जाता है और फिर रिया इसके सामने आती है और वो अपनी बंदूक इसकी तरफ इशारा करती है। इससे जिंदा देखकर थॉमस चौंक जाता है और इसके सामने मर गई और अब वो जिंदा कैसे है, और इसकी उम्र भी नहीं बढ़ी। गन पॉइंट पर रिया थॉमस को कुछ बताने ही वाली थी, फिर थॉमस का दोस्त अंदर आता है। जब वो पीछे मुड़ी तो इसने गलती से बंदूक की गोली मार दी, जिसके नतीजे में थॉमस का साथी मर गया। जैसे ही पुलिस वहां आती है रिया जबरदस्ती थॉमस को जहाज में ले जाती है। उड़ते हुए वो थॉमस से कहती है कि वो मुझे जिंदा देखकर हैरान रह जाएगा, है ना? दरअसल मैं वक़्त के सफ़र के ज़रिए माजी में आती हूँ। ये मैं मुस्तकबिल के वक़्त को ठीक करने के लिए करती हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुस्तकबिल में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं सिर्फ चांद ग्रहण की रात में वक़्त पर सफ़र कर सकती हूँ। थॉमस का ख्याल है कि ये वही थ्योरी है जो डॉक्टर ने इसे थोड़ी देर पहले बताई थी। कुछ और कहने से पहले रिया ने थॉमस को नीचे धकेल दिया और वो किसी तरह पानी से बाहर आने का इंतज़ाम करती है। अगली सुबह जब पुलिस तफ्तीश के लिए आई, इन्हें वहां जहाज़ के टूटे हुए टुकड़े मिले। इसका मतलब है कि इनका त्यारा गिरकर तबाह हो गया, लेकिन रिया का कोई ठिकाना नहीं है। थॉमस सबको बताता है कि इसने इस लड़की रिया से बात की है। वो वक़्त के सफ़र के ज़रिए माजी में आती है, लेकिन ज़ाहिर है कोई इस पर यकीन नहीं करता। बाद में हम 2006 का मंज़र देखते हैं, यानी 9 साल गुज़र गए हैं। थॉमस की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। वो हमेशा चांद ग्रहण के बारे में पढ़ता है। बहुत दिनों से डॉक्टर को नहीं देखा। इसकी बेटी बड़ी हो गई है और अब वो अपनी माँ के भाई के साथ रह रही है। अब थॉमस को पता चला कि 1998 में एक कत्ल हुआ था। इसके पास इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। चुनांचे वो उस शख्स की कब्र पर जाता है जो मुसन्निफ था। जैसे ही वो इसे खोलता है और अपना कंगाल चेक करता है, इसकी गर्दन में भी सुराख थी, यानी इसे भी रिया ने ही मारा था। चुनांचे वो मुसन्निफ के घर जाता है और अपनी बीवी और उसकी बीवी से मिलता है। मरने से पहले मेरे शौहर एक ग्रुप चलाते थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। अब थॉमस एक कागज़ से सीखता है कि ये किताब हर इस शख्स की थी जो 1997 और 1988 में फौत हुए थे। इसके साथ मुसन्निफ का एक दोस्त भी जिंदा था जो इस ग्रुप को चला रहा था। ये जानकर थॉमस इससे मिलने जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगली बारी मुसन्निफ के दोस्त की होगी। रिया इसे मार देगी क्योंकि आज सूरज ग्रहण की रात थी। अब वो वहां जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुसन्निफ का दोस्त मारा गया था। फिर थॉमस ने रिया को देखा जो वहां से भाग रही थी। वो इस पर गोली चलाता है और एक गोली इसके हाथ में लगी। फिर वो वहां से भागती है और थॉमस इसका पीछा करता है। वो समंदर के किनारे के करीब एक बड़ी पाइपलाइन पर जाती है। जब वो वहां जाते तो इसे पाइप की दूसरी तरफ टाइम ट्रेवल्स मशीन नजर आती है, जिस पर रिया बैठ गई और इस मशीन पे पानी भर गया। मशीन तेज रोशनी के साथ वहां से गायब हो जाती है कि वो टाइम ट्रेवल्स करके 1988 में आ जाएगी और इसकी वजह से वो मर गया।
جس کے جسم سے ایک گولی ملی جو تھامس نے 2006 میں ماری تھی۔ اس گولی کے بارے میں پولیس افسر نے تھامس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کب پیدا ہوئی تھی۔ اب تھامس تمام معلومات کو سمجھ چکا ہے۔ اسی وقت پولیس وہاں پہنچی اور سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی اس پر یقین نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ اس نے مصنف کے دوست کو قتل کیا ہوگا۔ بعد میں ہم 2015 کا وقت دیکھتے ہیں، یعنی 9 سال گزر چکے ہیں، اور تھامس ابھی تک اس عجیب و غریب کیس کو سلجھانے میں مصروف ہے۔ وہ ہمیشہ پائپ کے باہر رہتا ہے۔ ریا ٹائم مشین سے اندر چلی گئی ہے، اور آج چاند گرہن کی رات بھی تھی، اور اسے یقین تھا کہ ریا ضرور آئے گی۔ حالانکہ ان کی بیٹی کے ہاں آج بچہ ہونے والا تھا، لیکن وہ نہیں گیا، اور ان سوالوں کا جواب چاہتا ہے جن کی وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ آخر کار ٹائم مشین آتی ہے اور وہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ ریا مشین سے باہر آتی ہے اور تھامس نے اپنی بندوق اس کی طرف اشارہ کر دی اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کون ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ریا ہے، اس کی پوتی، اور وقت پر سفر کر رہی ہے کیونکہ آپ نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ میں نے اپنا سفر سال 2024 میں شروع کیا ہے، جہاں دنیا جل رہی تھی، تباہ ہو رہی تھی، کیونکہ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، اور یہ مصنف کی کتاب کی وجہ سے ہو رہا ہے جسے انہوں نے 1988 میں لکھا ہے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں پر بہت اثر ہوا۔ اس کتاب کی وجہ سے لوگ دنیا سے لڑنے لگے اور پوری دنیا میدان جنگ بن چکی ہے۔ دنیا کو بچانے کے لیے مصنف نے ٹائم مشین بنائی ہے جس میں 9 سال بعد صرف چاند گرہن کی رات ہی کوئی سفر کر سکتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو ماضی میں واپس جانے کے بعد مار دیتی ہوں جو جنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں، تاکہ میں دنیا کو تباہی سے بچا سکوں۔ تھامس نے دیکھا کہ ریا کے ہاتھ پر گولی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2015 میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد وہ ٹائم ٹریول کے ذریعے 2006 میں آئے گی جب تھامس نے اس کے ہاتھ پر گولی ماری تھی، پھر 1997 میں، اور پھر 1988 میں جب وہ تھامس کی وجہ سے مر جائے گی۔ ریا اسے وہ بریسلیٹ دیتی ہے جو اس نے اپنی بیوی کو تحفے میں دی تھی۔ تھامس یہ جان کر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پوتی کا قاتل ہے کیونکہ وہ اس کی وجہ سے مر گئی۔ وہ ریا سے کہتا ہے کہ وہ اسے روکے جب تک وہ 1988 میں نہ جائے، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا اور پھر مستقبل میں واپس آ سکتا ہوں۔ ریا نے اسے بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا سفر یک طرفہ ہے۔ وقت کے سفر کے ساتھ میں صرف ایک بار ماضی میں جا سکتی ہوں، میں اپنا وقت پر واپس نہیں آ سکتی۔ ہر بار 9 سال پیچھے جانے کے بعد میں 1988 میں مصنف کو مار ڈالوں گی، اس لیے وہ شروع کی گئی جنگ سے کتاب نہیں لکھ سکتا۔ حقیقت جاننے کے بعد تھامس اداس ہو جاتا ہے۔ بعد میں ریا اسے ہسپتال جانے کو کہتی ہے کیونکہ آج اس کی پیدائش ہونے والی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جب تھامس ہسپتال آتا ہے تو اس کی پوتی ابھی سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ ہر بار 9 سال پیچھے جانے کے بعد اسے اور ریا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ہر ایک کو مار ڈالے گا جو جنگ کی وجہ بنے گا۔ آخر کار وہ مصنف کے پاس پہنچی جو یہ کتاب لکھ رہا تھا۔ کتاب جنگ کی وجہ بنے گی تو وہ مصنف کو مکمل ہونے سے پہلے ہی مار دیتی ہے۔ بعد میں ہمیں مستقبل کا وقت دکھایا گیا ہے جو کہ 2024 ہے، جہاں تمام تباہی ختم ہونے لگی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی جنگ نہیں چھڑی۔ ریا اپنے مشن کے دوران دنیا کو بچانے کے لیے مر گئی، لیکن اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ فلم اسی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔